हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास. In today's class, we'll be beginning a new chapter of your chemistry book, that is chapter number 9, titled as Coordination Compounds. So, in today's lecture, we'll be beginning the last chapter of your NCERT book part 1. सो ये चैप्टर बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर एक बहुत ही मेजर रोल होगा ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक. आपने पढ़ा था कि प्रीवियस चैप्टर के अंदर कि डी ब्लॉक की एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी होता है कि इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. सो बच्चों, जो हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं ये उन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के ऊपर है. हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कैसे कैसे होते हैं. ओके, व्हाट आर दीज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ, इनके ऊपर क्या क्या थ्योरीज अभी तक बन चुकी हैं. सो द चैप्टर इज़ ओवरऑल वेरी इंटरेस्टिंग और आपके एग्ज़ाम के अंदर भी इस चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. सो वेन एवर आई सी दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ मार्क इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इफ़ आई टेल यू टू नोट डाउन सम क्वेश्चन तो आप उसको नोट डाउन भी कर लेना. ठीक है बच्चों. सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दोनों एक ही बात है. सो इस चैप्टर का नाम बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सो ओवर हेयर विल बी स्टडिंग अबाउट दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है. सो बिफोर बिगनिंग द वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू सम एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि शायद आपने ये नाम पहली बार क्लास 12th में सुना होगा. सो बच्चों, जो आपके पास हीमोग्लोबिन है आपकी बॉडी के अंदर, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ओके, एंड दैट क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. along with that some vitamins, okay, they are also coordination compounds. So now you can understand that these compounds are really important and we find such compounds all around us. So the study of such compounds become very important for us. So that is the reason we are studying these compounds. So now let us begin. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बच्चों स्टार्ट करते हैं पढ़ना और इसकी शुरुआत आपको हम करवाएंगे बाय टेलिंग यू वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, कुछ ज़्यादा बातें इन्होंने कही नहीं है, बस दो इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट है वर्नर्स थ्योरी के अंदर. वो है बच्चों कि आप समझ पाओ द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी. बस वर्नर्स थ्योरी को आपने इसी कंसेप्ट पर फोकस करके पढ़ना है. ओके, पूरी थ्योरी ने आपको बस यही समझाना चाहा कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है. सो बच्चों, दो बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं जिनका मीनिंग बहुत ही सिंपल है, बस आप ध्यान से सुनते रहिए, आपको पता चल जाएगा. सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट सेकेंडरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी. फिर उसको आपको हम लिखवा देंगे तो वो जी आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी. सो बच्चों, एक्चुअली में होता क्या है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं पहले आपको वो सिखाते हैं. ठीक है. सो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला आपके सामने हम लिख रहे हैं. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो बच्चों, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो तरह की वैलेंसीज होती हैं. ठीक है. आज बेसिकली हम इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो वर्नर्स की थ्योरी है वो पढ़ेंगे. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. ओके. सो ध्यान से देखो यहाँ पर कितनी स्पेसीज हैं अलग अलग. एक तो कोबाल्ट है. कोबाल्ट किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है? ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है. सो आपको यहाँ पर दिख गया कि हाँ भाई, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं जहाँ पर वो खुद एक्ट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है. इसको हम बोलते हैं बच्चों कोबाल्ट इज एक्टिंग एज द सेंट्रल मेटल एटम. अब आगे आते हैं. सो ये आपके पास एक अमोनियम का आयन है. ठीक है. ये क्या आपके पास अमोनियम का आयन है. ऐसे कितने आयन हैं आपके पास? ध्यान से देखो, ऐसे आपके पास कितने आयन हैं बच्चों? 6 आयन हैं. ये समझ लो, फॉर्मूले को देख करके आप कैसे रीड करते हो. ओके. सो ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया. ये एक आपके पास यू में से आयन है
अमोनियम आयन दैट हैज़ बीन लिंक्ड विद कोबाल्ट, ठीक है। और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लेस किया है, फिर हमने ब्रैकेट को बंद करके बाहर लिखा है बच्चों Cl माइनस, और ये कितने हैं बच्चों, 3 है, ठीक है। क्लोरीन कितने आपके पास है, 3 है। सो इसका मतलब क्या होता है अंदर लिखने का और बाहर लिखने का, देखो मतलब इसका ये होता है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होती है स्पेसीज, इसको आप बोलते हो कि ये हमारे सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली लिंक्ड है, ये हमारे सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होता है। और बच्चों जो चीज़ डायरेक्टली लिंक्ड होती है किसी भी मेटल एटम से, उसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है इन केस ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आप उसको यहाँ पर विजुलाइज करना चाहो इस फॉर्मूले के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये एक बहुत बड़ी दीवार है जिसके अंदर ये दोनों लोग सेफली बैठे हुए हैं, ओके। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू आयनाइज these to ionize or to remove these 6 अमोनियम आयंस, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दीज 6 अमोनियम आयंस। और जो ये बाहर रखे हैं क्लोरीन, इस जो दीवार के बाहर रखा है बंदा, उसको तो कोई भी आकर के रिमूव कर सकता है ना, इसको हटा करके कोई और यहाँ पर आ जाएगा, इसको कोई ले जाएगा, कोई और आकर के यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सो ये क्या है, ये फिक्स्ड नहीं है, इट कैन बी ईजिली चेंज्ड। सो बच्चों वर्नर की जो थ्योरी है बस वो आपको यही समझाती है कि वो कहती है कि जो आयन डायरेक्टली लिंक्ड होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसको आयनाइज करना मतलब उसको रिमूव करना या फिर उसको ऐड करना, उसमें और ऐड करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आपके पास ये 6 अमोनियम के आयन्स है तो इनमें से एक भी अमोनियम आयन को आप रिमूव नहीं कर सकते, दैट इज़ इट इज़ अ नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, सेकेंडरी वैलेंसी भी बोला जाता है। दिस इज़ दी सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि अगर कोई बंदा बाहर से आता है इन आयंस को चुराने के लिए तो पहले वो क्लोरीन को फेस करेगा, फिर वो सेकेंड टाइम पर आकर के आपके पास अमोनियम आयन से मिलेगा। सो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि इसलिए इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। अंदर ध्यान रखना कि इसको आयनाइज करना इम्पॉसिबल है, जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ उनको रिमूव करना इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। इन वाली वैलेंसीज को हम आयनाइज नहीं कर सकते, बल्कि ये जो बाहर रखी होती हैं इनको हम बोलते हैं बच्चों प्राइमरी वैलेंसी, एंड दे आर नॉर्मली आयनाइजेबल, और इसको आप रिमूव करके किसी और नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाई कर सकते हो। सो इतना ही बच्चों वर्नर्स की थ्योरी ने आपसे कहा था। सो आई होप कि आपको बच्चों वर्नर्स की थ्योरी का जो एक बेसिक आइडिया है वो लग चुका है। जब इसको हम आपको लिखवाएंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। और ध्यान रखना कि सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मूला यही नहीं होता, कुछ सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, बस ये समझना कि जो पहले रखा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ये क्रोमियम है आपके पास। सो ये जो क्रोमियम है इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, इसका ये मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पर बाहर और कोई आपके पास आयन था नहीं, क्योंकि इसकी वैलेंसी अपने आप सेटिस्फाई हो चुकी थी। यहाँ पर देखो कि जब इन दोनों ने आपस में कंबाइन किया, सो अब भी इसके पास 3+ चार्ज था। सो टू मेक इट न्यूट्रल, ये 3 क्लोरीन भाग से आकर के अटैच होना पड़ा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि ये 3 क्लोरीन आए क्यों, ये 3 क्लोरीन आए टू सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर वैलेंसी, इसी को आप प्राइमरी वैलेंसी बोलते हो। जबकि यहाँ पर कुछ था ही नहीं, इट वॉज ऑलरेडी न्यूट्रल। सो इसके साथ बच्चों और कोई स्पेसी नहीं आई, तो इसका कोई भी प्राइमरी वैलेंसी है ही नहीं इसके पास, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी ही है, दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद क्रोमियम। आई होप यू गॉट दिस आइडिया। तो कंफ्यूज मत होना कि आपको इस फॉर्मूले का पता ही नहीं कि कैसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। बस इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए बाहर से एक स्पेसी आ गई थी। सो क्लोरीन आए कोई और आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और इट इज़ आयनाइजेबल, बल्कि जो अंदर रखा हुआ है इट इज़ नॉन आयनाइजेबल। तो बस यही बात कही थी वर्नर्स ने, इसको लिख लेते हैं। 4 पॉइंट्स हैं वर्नर्स की थ्योरी के, चारों पॉइंट्स बस इसी बात को इंडिकेट करना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल है, उन्होंने कहा कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर 2 तरह की लिंकेज होती है या 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। सो लिख लीजिए इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और बच्चों मैं आगे CC लिखूंगा फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स,
बट आप एग्जाम में नहीं लिखोगे बिकॉज दैट इज़ नॉट अ जनरल नोटेशन. सो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल्स शो टू टाइप ऑफ वैलेंसीज या फिर लिंकेजेस. कौन कौन से होते हैं बच्चों? प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो मेरे हिसाब से आपको पहला पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर है, कुछ भी नया उन्होंने नहीं कहा. सेकेंड पॉइंट में वो बताते हैं प्राइमरी वैलेंसी के बारे में आपको, कि वो कहते हैं कि प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन. सो बहुत ऑब्वियस सी बात है. सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस. और बच्चों ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बातें होती है कि नेगेटिव आयंस ही क्यों है, क्योंकि इस बात को अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे आप, मेटल्स की बात हो रही है. सो मेटल्स कौन सी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं या फिर गेन करते हैं? तो ऑब्वियसली बात है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं. सो वो पॉजिटिव वैलेंसी क्रिएट करेंगे, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा आयन आएगा? जो कि नेगेटिव होगा. तो एक थोड़ी बेसिक बातें आपको भी आइडिया ऐसे लगाना चाहिए, ठीक है. अब थर्ड पॉइंट में बताते हैं आपको सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में. सो वो कहते हैं बच्चों दैट द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज नॉन आयनाइजेबल आर नॉन आयनाइजेबल. दे आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस. या आप आगे पढ़ोगे कौन से न्यूट्रल होते हैं कौन से नेगेटिव होते हैं. सो डू नॉट वरी अबाउट दिस न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस. आगे उन्होंने थोड़ा सा और बताया इसके बारे में कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं इसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. यानी कि मैं पूछूँ आपसे इसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो आप कहोगे सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है. क्यों? क्योंकि इसका 3 क्लोरीन डायरेक्टली लिंक्ड है. सो जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा बच्चों? 3 होगा. आपसे हम इसका पूछो तो आप कहोगे सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. ओके, ये उन्होंने आगे कहा दैट द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर. और ये किसी भी मेटल के लिए फिक्स्ड होती है, तो वो भी आप आगे लिख सकते हो एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल. वैसे ही सब कुछ आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है. सो बच्चों दिस वाज द थर्ड पॉइंट. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज अगेन वेरी सिंपल, जो बताते हैं आपको एक और स्टेप आगे बढ़ करके अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. वो कहते हैं कि जो आयंस या फिर जो एटम सेटिस्फाई करते हैं सेकेंडरी वैलेंसीज को, वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लगे होते हैं विद दी सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है. सो उनकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है जो भी हम बच्चों आगे पढ़ाएंगे. सभी आप इसको लिख लीजिए दैट दी आयंस बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज to the metal have a particular spatial, मतलब होता है स्पेस के अंदर, स्पेशियल अरेंजमेंट ठीक है. सो दिस वाज द पॉइंट नंबर 4. सो बच्चों ये जो 4 पॉइंट्स हैं that constitute the Werner's theory of coordination compounds. सो बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये थ्योरी अच्छे से क्लियर है और इस थ्योरी ने काफ़ी हद तक आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने में आपकी मदद करी है. सो मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चों अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिज़ोल्व करता हूं वाटर के अंदर, मान लेते हैं, सो
कौन कौन से आयंस वाटर में जा कर के डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि वाटर में जा कर के कौन कौन से आयंस वाटर में जा कर के अलग हो जाएंगे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है कि सर वही कंपाउंड्स या फिर वही आयंस डिसोसिएट होंगे जिन्होंने सेटिस्फाई करा होगा इसकी प्राइमरी वैलेंसी को। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी आपकी नॉन आयनाइजेबल है, उसको रिमूव करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो आप कहीं पर भी डिसॉल्व करेंगे तो जो प्राइमरी वैलेंसी के आयन हैं वही जा कर के हटेंगे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से। तो आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक को देखो तो वहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 9.1 है। सो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आपसे पूछा गया कि बताइए इसके अंदर क्या सेकेंडरी वैलेंसीज है अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की और क्या प्राइमरी वैलेंसी है। तो आप कहोगे ये तो बहुत ही सिंपल है कि हम इसको देखेंगे और यहाँ पर गिन लेंगे कि भाई क्या है वैलेंसी। बट अगर आप वहाँ पर देखो टेबल को तो वहाँ पर उस फॉर्मूले को प्रेजेंट करने का तरीका चेंज कर रखा है, बट वो आपकी डिफ़िकल्टी को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहा। क्योंकि अगर आप उसके आगे लाइन देखो तो वहाँ पर दे रखा है मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल। देखो उस पर ध्यान मत दो कि क्या AgCl है क्या नहीं है। उस सिंबल का मतलब था कि आपके पास एक कंपाउंड है, लेट मी नेम दैट कंपाउंड। मैं पहला एग्जांपल है, बस आपको ये समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल है, आप खुद समझ सकते हो बाकी। फिर वो कह रहा है कि इसने क्या किया, 2 AgCl निकले ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। 2 AgCl के कंपाउंड्स निकले जब मैंने इसको वाटर में डिजॉल्व किया। तो आपने Ag पर ध्यान नहीं देना, आपने Cl पर ध्यान देना है, क्योंकि हमें तो नेगेटिव आयन से मतलब है ना। हमारे इसमें नेगेटिव आयन्स होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं प्राइमरी वैलेंसी को। तो बच्चों एक बार बताओ कि ये जो Cl निकले होंगे ये कहाँ रखे होंगे? ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी में रखे होंगे, ठीक है। अभी बताओ कि पैलेडियम के पास कितने आयन्स हैं? तो 2 आप कहोगे से 2 क्लोरीन के हैं और 4 आपके पास अमोनियम के हैं, ठीक है। सो वो कह रहा है कि भाई जब पानी में मिक्स कर रहे हैं तो 2 क्लोरीन के तो निकल जा रहे हैं, लेकिन 4 अमोनियम वालों को कुछ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो इस कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी है वो 4 है, तभी ये अमोनियम आयन वाटर में मिक्स होकर के डिसोसिएट नहीं कर रहे। सिर्फ ये क्लोरीन होंगे, सो क्लोरीन आपके पास कहीं बाहर रखे होंगे। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये क्लोरीन वाटर में डिज़ोल्व कर जा रहे हैं और आपको AgCl के 2 कंपाउंड्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये होता है। अब एक एग्जाम्पल उन्होंने ये भी दे रखा है, या फिर इसी में ले लो कि अगर वो कहता कि 0 AgCl के कंपाउंड्स हमें वाटर के अंदर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 क्लोरीन है ये भी, और साथ में ये 4 अमोनियम का आयन्स, ये 4 भी, ये सारे के सारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट हैं पैलेडियम के साथ। तो उसका मतलब होता कि ये 2 क्लोरीन के भी प्रोटेक्टेड हैं, इसके पास कोई भी प्राइमरी वैलेंसी है ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पर उस केस में अगर यहाँ पर 0 दे रखा होता तो वहाँ पर क्या होता कि इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी हो जाती बच्चों? 4 और 2 6 हो जाती। तो आपने इसी तरह से 5 क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग कंपाउंड आपको दे रखे हैं, आप वहाँ पर सेम लॉजिक आपने लगाना है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वही आयन्स तो हटेंगे ना कॉम्प्लेक्स में से जो कि आयनाइजेबल होंगे, जिनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव उन्हीं को कर सकते हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखे होते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। अब बच्चों इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो यही आता है इस तरह का, ये बहुत ही कम आता है वैसे, बर्नर्स की थ्योरी लिखने को आ सकती है, तो आप इसको याद रख सकते हो, नथिंग बिग। सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, क्योंकि सही बात है, जो क्वेश्चन जिसने पूछा है बहुत ही सही पूछा है। हमें अच्छे से मालूम है कि भाई डबल सॉल्ट्स में क्या होता है, कि डबल सॉल्ट्स की बात करें या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करें, दोनों कंपाउंड्स के अंदर ही कुछ 2 या 2 से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स आकर के आपस में मिक्स करते हैं और हमें डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दे देते हैं। यही हमने देखा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर भी यही है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्पेसीज़ आती हैं, स्टेबल स्पेसीज़ आपस में कंबाइन करती हैं और हमें दे देती हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिमिलर केस होता है आपके पास डबल सॉल्ट का, कि यहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक स्टेबल कंपाउंड्स आते हैं, आपस में बाइंड करते हैं और आपको डबल सॉल्ट दे देते हैं। सो दोनों में फ़र्क क्या है फिर?
सो बच्चों, आई होप कि आप अभी तक आइडिया लगा पाए हो कि क्या डिफरेंस हो सकता है। एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है कि हमें मालूम है कि डबल सॉल्ट के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। सेकेंडरी वैलेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती डबल सॉल्ट के अंदर। तो उसका मतलब ये है कि जो डबल सॉल्ट्स के कंपाउंड्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगी जिन्होंने मिल करके डबल सॉल्ट को बनाया होगा, अगर मैं उसको एक एक्वा सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करूँगा तो वो सारे डिसोसिएट हो जाएंगे। ओके, जिन भी कंपाउंड से मिल करके, जिन भी एलिमेंट से मिल करके आपका डबल सॉल्ट बना होगा, चाहे वो 3 हो 4 हो, तो ये चारों अलग अलग आपको मिल जाएंगे अपने एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। जबकि अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में बात करूँ तो हमें अच्छे से मालूम है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ कुछ स्पेसीज़ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं और उनको आप बच्चों डिसोसिएट या फिर आयनाइज नहीं कर सकते किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में मिक्स करके। ठीक है, जो इसकी से प्राइमरी वैलेंसी होती है बस वही आयनाइज होती है, वही डिसोसिएट होती है किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। सिंपलेस्ट एग्जांपल इज़ वाटर आप ले सकते हो फॉर एक्वा सॉल्यूशन। तो सिंपल सा इसका डिफरेंस यही है कि डबल सॉल्ट्स completely dissociate in a particular aqueous solution, whereas complex compounds do not dissociate into the or do not completely dissociate into its constituent entities of her elements. So बच्चों ये डिफरेंस है, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। और इफ़ यू वांट मी टू राइट सो आई कैन ऑल्सो राइट इट डाउन दैट डबल सॉल्ट्स dissociate completely in aqueous solution, whereas complex compounds do not completely dissociate. चाहो तो इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो, किसी भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को रख देना एग्जामिनर के सामने, दे देना भाई ये डिसोसिएट होगा सिर्फ और सिर्फ। अगर मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लूँ तो आप कहोगे सर अगर आपके पास ये इस तरह का कंपाउंड है, सो यहाँ पर आप उससे कह सकते हो कि सर आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें से जो क्लोरीन है बस यही डिसोसिएट होगा, जबकि जो कोबाल्ट और अमोनियम है, आयन है, ये आपस में से डिसोसिएट नहीं होंगे। सो यहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है। जबकि अगर हम डबल सॉल्ट की बात करें, सो यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ पोटैश एलम, जिसको आप फिट करी भी बोलते हो, दैट इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। जस्ट अ मिनट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सो वाटर भी होता है। ओके, सो ये जो सॉल्ट है बच्चों, अगर आप इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो सो ये कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है इनटू पोटेशियम, इनटू एल्यूमिनियम, इनटू सल्फेट। तो जिन भी एंटिटीज़ ने मिल करके बनाया था ये इन सभी में अलग अलग होकर के ब्रेक हो जाता है, जबकि यहाँ पर वो केस नहीं होता। तो यही इसके अंदर डिफरेंस होता है। तो अभी तक हमने आपको जो भी पढ़ाया है सभी कुछ फोकस था सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स पर। क्या टर्म्स थे बच्चों? सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी। उसके बाहर हमने आपको अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया, चाहे वो ये वाला कंसेप्ट हो, ये भी उसी पर बेस्ड है, या फिर ऊपर की वर्नर्स की थ्योरी हो। सो बच्चों अब बस आपको हम पढ़ाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिनको हम आगे यूज़ करेंगे अपने चैप्टर के अंदर। तो आज आप उनको समझ लीजिए बिकॉज इट इज़ अ बेसिक लेक्चर। सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दैट विल बी यूजिंग whenever we talk about coordination compounds. सो बच्चों आप इसको नोट डाउन करिए, आई एम टर्निंग द पेज। सो बच्चों बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, यहाँ तक कि आप उसके वर्ड को देख करके समझ सकते हो कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होने वाला है। सो जो पहला डेफिनेशन है दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सो ये वर्नर ने भी प्रपोज की थी और ये अब मॉडर्न थ्योरी में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित शब्द है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सो बच्चों एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक पार्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला, एक पार्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला। एग्जांपल मैं आपको फिर से वही दूंगा, एक पार्ट था बच्चों ये और एक पार्ट थे आपके पास ये। सो ये जो पार्ट होता है
जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों, इसी को आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, साथ में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस सेंट्रल मेटल एटम, और इस स्क्वायर ब्रैकेट वाली स्पेसीज को ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सो दैट्स इट। सो बच्चों आप इसको खुद डिफाइन करो, लिखो, अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी constitutes a central metal atom and an ion bonded to a fixed number of ions or molecules। मैं दोबारा बोलता हूँ एक बार और, a coordination entity constitutes a central metal atom and a fixed number of ions and molecules linked with it। सो बच्चों मैंने आपके लिए वो डेफिनेशन लिख भी दी है, तो आप उसको यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो और देख सकते हो कि आपने कोई कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी। ठीक है बच्चों, सो आपने देखा कि इस स्क्वायर ब्रैकेट वाली स्पेसीज को ही हम बोलते हैं एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो आप चाहो तो यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में इसको लिख भी सकते हो, या फिर अपने याद करने के लिए आप लिख सकते हो कि जो चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, सो अब बात करते हैं बच्चों अगले टर्म की, दैट इज़ अ सेंट्रल एटम। तो एक बहुत ही अंडरस्टूड बात है कि एक सेंट्रल एटम क्या होगा। सो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल एटम वो एटम होता है जिसके साथ एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस लिंक्ड होते हैं। बस इतना सिंपल से डेफिनेशन है। मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, एग्जाम में कभी आती नहीं है। एग्जाम्पल लिख लो यहाँ से इसका, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, ये बेसिकली आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही मिलते हैं। इनको कभी कभी हम बच्चों लुईस एसिड भी बोलते हैं। अगर आप कोई लुईस एसिड की डेफिनेशन याद हो, सो आप शायद इस एग्जाम्पल को देख करके समझ सकते हो कि इसको हमने लुईस एसिड क्यों बोला। ठीक है, सो ये था बच्चों सेंट्रल एटम के बारे में। अब आगे चलते हैं। आप डेफिनेशन चाहो तो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, वहाँ से लिख सकते हो, ज़रूरत है नहीं वैसे, एक बहुत ही वेल अंडरस्टूड वर्ड है। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड चीज़ की, दैट इज़ लिगेंड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ही बेसिक या फिर नामात्र आइडिया डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी दिया था। सो बच्चों लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं ये आयंस, दीज आयंस विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद द सेंट्रल मेटल एटम, इसको हम बोलते हैं बच्चों लिगेंड्स। दैट्स इट। ठीक है, सो मेरे हिसाब से आपको ये शब्द अच्छे से समझ में आ गया कि लिगेंड्स क्या होता है। सो लिगेंड्स आर दी आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दैट्स इट, यही लिगेंड की डेफिनेशन है। सो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, दैट द आयन और मॉलिक्यूल बाउंड टू द सेंट्रल एटम इन दी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सो आप अभी थोड़ा ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि अभी तक हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हैं, जो जो स्पेसीज उसके अंदर प्रेजेंट हैं उसी के बारे में आपसे बात करे जा रहे हैं। ठीक है, पहले बात करा कि स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज़ को बोलते क्या हैं, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। फिर बात की मैं सेंट्रल मेटल एटम की। सो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल मेटल एटम वो स्पेसीज होती है, वो एटम होता है जिससे आकर के एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस लिंक होते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट लिगेंड्स। सो लिगेंड्स वो फिक्स्ड एटम आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो इस सेंट्रल मेटल एटम से आकर के लिंक्ड होते हैं, बाउंड होते हैं इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर। अब बच्चों लिगेंड्स के अंदर हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, दैट इज़ डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, कि इन लिगेंड्स के साथ एक इनका फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों डेंटिसिटी। तो इसको आप समझ लीजिए क्योंकि ये आगे आने वाली प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करेगा, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। सो बच्चों एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है डेंटिसिटी। एक्चुअली डेंटिसिटी इज़ द नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स इन अ लिगेंड दैट कंबाइन विद द सेंट्रल मेटल एटम। तो पहले इसको डिफाइन कर लो आप, फिर बाद में आपको समझाते हैं इसके बारे में। सो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, सो इट इज़ द नंबर of donor groups, donor groups important, I will tell you, number of donor groups in a
single ligand that bind to the central metal atom. This is the definition of डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स. सो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन तो अच्छे से क्लियर है, बट ये डोनर ग्रुप्स को आप बच्चों ध्यान से समझिए. डोनर ग्रुप्स होता क्या है? एक लिगेंड के अंदर वो पार्ट होता है उस लिगेंड का जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है टू दी सेंट्रल एटम. ठीक है, ये देखो ये आयन जो है या मॉलिक्यूल जो है ये क्यों बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ? ये बनाता है ताकि उसकी जो पॉजिटिव वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई कर पाए. सो डोनर ग्रुप्स हम उन्हीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं टू दी सेंट्रल एटम. ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक यूनिडेंटेट है, एक डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट आप कह सकते हो, और एक बच्चों पॉलीडेंटेट होता है. सो उन सब के पीछे का लॉजिक एक यही है कि कितने डोनर ग्रुप्स आपके पास प्रेजेंट हैं. सो बच्चों हम एक एक करके सबको डिफाइन कर लेते हैं. यहाँ पर आप टाइप्स लिख सकते हो उसके. तो पहला होता है बच्चों यूनिडेंटेट. तो शायद से आप वर्ड देख करके समझ गए होंगे कि इसमें कितने लिगेटिंग ग्रुप्स होंगे, यानी कि कितने डोनर ग्रुप्स होंगे. यूनी मतलब होता है बच्चों 1. ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लिगेंड है इसने सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिर्फ एक ही डोनर दिया है. सो आप लिख सकते हो अ लिगेंड विच लिगेट्स और विच इज बाउंड टू दी सेंट्रल मेटल एटम बाय अ सिंगल डोनर ग्रुप. उसको आप बच्चों बोलते हो यूनिडेंटेट लिगेंड. लेट मी जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स. तो एग्जांपल आपके पास बहुत ही अच्छा है बच्चों क्लोराइड आयन का. अलॉन्ग विद दैट दीज आर सम न्यूट्रल स्पेसीज एज वेल. जस्ट अ मिनट. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड्स. ठीक है, मैं आपसे पूछूं बताइए डाइडेंटेट क्या होगा? तो आप कह दोगे कि सर डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट आपके पास वो लिगेंड है दैट इज बाउंड टू द सेंट्रल एटम बाय अ टू डोनर ग्रुप्स. या फिर इफ़ यू वांट सम चेंजेस इन द डेफिनेशन तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये और करके लिख लेना नीचे, दैट डाइडेंटेट लिगेंड्स आर द लिगेंड्स दैट donate two pairs of electron to the central metal atom. बस मेरा इसको लिखवाने के पीछे एक रीज़न ये था कि बच्चों आप ये समझ पाओ कि डोनर ग्रुप्स का मतलब क्या है. ठीक है, मतलब ये वो स्पेसीज है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पा रही हैं उस पर्टिकुलर लिगेंड के अंदर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस एग्जांपल आपको हम दे तो बहुत ही दो फेमस एग्जांपल्स हैं. पहला है बच्चों ऑक्जेलेट आयन का C2O4 2-, और दूसरा एग्जांपल है बच्चों इथेन 1,2 डायमीन का. वैसे प्रॉपरली तो पहले N आना चाहिए था फिर H2 आता इधर, बट फिर भी आप समझ सकते हो कि 2 कार्बन के हैं. सो ये क्या हो गया बच्चों इथेन हो गया, और पहले और दूसरे कार्बन पर 2 एमीन ग्रुप्स लगे हैं तो इथेन 1,2 डायमीन इसका नाम हो जाता है. आप नाम भी लिख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है. सो इथेन 1,2 डायमीन. ठीक है, सो ये दो बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हैं आपके पास डाइडेंटेट लिगेंड के. अब इसके बाद बच्चों देखो ट्राइडेंटेट हो सकता था, इट कैन बी पॉलीडेंटेट एज वेल, बट हम क्या करते हैं उन सबको अलग अलग स्टडी ना करके हमने एक नाम दे दिया दैट इज़ पॉलीडेंटेट. ठीक है, 2 तक तो हमने पढ़ा, बट 2 के बाद हमने क्या किया कि जब 2 से ऊपर की संख्या हो जाती है तो हम उसको बोल देते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड, और यहीं पर हमारे जो टाइप्स है वो ख़त्म हो जाता है.
एक और होता है एम्बीडेंटेट, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट अभी फ़िलहाल के लिए, आगे उसको आप अलग से आपको पढ़ाएंगे। पॉलीडेंटेट लिगेंड, सो आप समझ चुके होंगे। इसको मैं चाहूँगा तो आप इसी से लिखो, अ लिगेंड विच इज़ बाउंड टू दी सेंट्रल मेटल एटम बाय सेवरल नंबर ऑफ, यहाँ पर आएगा सेवरल नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, यहाँ पर इसके एग्जांपल अच्छे अच्छे हैं। खास करके बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको आप बोलते हो इथाइल डायमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइल डायमीन टेट्रा एसीटेट, और इसकी वैलेंसी होती है बच्चों 4 नेगेटिव। और ये एक एग्जांपल है बच्चों हेक्सा डेंटेट लिगेंड का, हेक्सा डेंटेट लिगेंड का, यानी कि इसके पास 6 लिगेटिंग ग्रुप्स हैं, 6 लिगेटिंग ग्रुप्स हैं। तो बच्चों इसका डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नाम से ज़्यादा इसका जो इसका डायग्राम है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। वो कैसा है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। वैसे आप इसका नाम देख करके बना सकते हो, पहले इसका नाम लिख देते हैं आपके सामने। वो है बच्चों इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो देखो ध्यान से समझना, पहले इसके पास क्या है बच्चों, इथाइलिन है, यानी कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 आपके पास हाइड्रोजन लगे होंगे। सो एक कार्बन साथ में 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन साथ में 2 हाइड्रोजन। क्या ये बात आपको क्लियर है? इथाइलिन डाई, अभी ये देखो बस, इथाइलिन डायमीन, क्या ये स्ट्रक्चर ठीक है बच्चों? तो हाँ जी ये ठीक है। बट अब क्या हुआ, यहाँ पर होना चाहिए था बच्चों NH2। सही बात है भाई, एमीन है तो NH2 ग्रुप होना चाहिए था, NH2 ग्रुप होना चाहिए था। बट क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा टेट्रा एसीटेट है, मतलब 4 एसीटेट के आपके पास आयंस हैं। तो वो 4 एसीटेट के आयन कहाँ पर लगे होंगे भाई? उन्होंने जो यहाँ पर H आपके आयंस होंगे, जो आपके पहले यहाँ पर H के आयंस होंगे, उन्हीं को रिप्लेस करके यहाँ पर लगे होंगे खुद। तो क्या होता है, वो उन H के आयंस को रिप्लेस करके आपके पास एसीटेट का आयन आ जाता है, दैट इज़ CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, एंड दैट्स दी स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर है कि कैसे बनाया हमने। ये बनाना आपके लिए मुश्किल था नहीं, बस आगे आपको ये ध्यान रखना है कि एमीन के साथ होना चाहिए था NH2, बट उन 2 H को रिप्लेस करके 2 स्पीसीज आ जाती हैं विच कंबाइन विद N। बच्चों बस 2 टाइप्स इसके और रह गए हैं दैट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी अबव टाइप्स, दैट इज़ चिलेट लिगेंड और एम्बीडेंटेट लिगेंड। सो डेफिनेशन समझ लो दोनों की। बस ध्यान ये रखना कि हमने जो आपको ऊपर पढ़ाया है उसमें क्या था कि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे कि आपके पास एक स्पेसीज है, वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है टू दी सेंट्रल मेटल एटम। उसके बेसिस पर हमने डिवाइड किया था वो सारा ऊपर का 3 टाइप्स। ठीक है, बट चिलेट लिगेंड क्या होता है, इस लिगेंड के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि जब एक डाई या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड अपने 2 या 2 से अधिक डोनर एटम्स को यूज़ करता है टू बाइंड विद अ सेंट्रल मेटल एटम, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों चिलेट लिगेंड। सो व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड uses its 2 or more donor atoms to bind with the central metal, उस लिगेंड को हम बोलते हैं बच्चों चिलेट लिगेंड। ठीक है, यानी कि हमने कहा कि भाई आपके पास अगर ये मान लेते हैं यहाँ पर कई सारे आपके पास डोनर ग्रुप्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर ग्रुप है एसीटेट आयन का। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, या फिर इसके बारे में हम आपको बच्चों आगे बात करेंगे, आगे भी इसके बारे में है टॉपिक। ठीक है, तो वहाँ पर इसका हम डिस्कस कर लेंगे विद एग्जांपल्स। तो बच्चों अभी इसको नोट डाउन करिए आप, आई एम टेलिंग द पेज। सो नाउ विल ओनली डिफाइन एम्बीडेंटेट, विल नॉट बी गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दिस लिगेंड क्योंकि द टाइम इज़ ऑलमोस्ट अप। सो एम्बीडेंटेट लिगेंड, सो बच्चों ये लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं दैट कैन लिगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स इन अ पर्टिकुलर
कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। सो लिगेंड which can ligate through two different atoms is called ambidentate ligand। इसका बच्चों बहुत ही दो अच्छी एग्जांपल्स हैं, NO2। ये दो बच्चों बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल आपके एग्ज़ाम में अगर पूछ रहा है एम्बिडेंटेट लिगेंड को तो आप शो भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ पर उसने कहा भाई लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स जो कि दो अलग अलग एटम के साथ लिगेट कर पाएँ विद अ सिंगल मेटल एटम। तो मतलब इसका ये है कि आपके पास NO2 में दो अलग अलग स्पेसीज़ हैं, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है। सो हो सकता है कि हमारे मेटल एटम के साथ एक बार ऑक्सीजन बॉन्ड बना ले, या फिर हो सकता है कि एक बार हमारे मेटल एटम के साथ ये नाइट्रोजन बॉन्ड बना ले। सो एक ही लिगेंड ने हमें दो अलग अलग तरह से बॉन्ड बना करके दिया सेम मेटल एटम के साथ। तो ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं बच्चों एम्बीडेंटेट लिगेंड। मैं दिखा देता हूँ आपको कि अगर आपके पास ये मेटल एटम है तो उसका ये नाइट्रोजन कंबाइन कर जाए और ये ऑक्सीजन एज इट इज़ रह जाए। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, एक और पॉसिबिलिटी ये है कि इस M के साथ बच्चों ऑक्सीजन की ये जो NO2 का ऑक्सीजन आकर के इस N के साथ लिंक कर जाए और आपका N ना करे। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो ये दो अलग अलग एटम के साथ लिंक कर पा रहा है विद अ मेटल एटम। सो ऐसे लिगेंड को आप बोलते हो एम्बीडेंटेट लिगेंड। MB का मतलब ही बच्चों दो होता है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं लिगेंड्स तक। कल आपको हम पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, जो एंटायरली बेस्ड होगा ऑन दी कंसेप्ट ऑफ यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट वाले कंसेप्ट पर। तो मैं चाहूँगा कि अभी आप इसके बाद इन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज़ करो। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक समझ अच्छे से नहीं आया तो मुझे को बताओ, ताकि मैं उसको अगले लेक्चर में एड्रेस कर पाऊँ और उसके बाद ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर को शुरू करें, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके एग्जाम में भी आती है और उसको समझने के लिए आपको लिगेंड्स का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मैं लिगेंड्स का कंसेप्ट बच्चों बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा। ओके, बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी कोऑर्डिनेशन नंबर की। उसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं दैट विल बी डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर, एंड इन टुमारोज लेक्चर ओनली आई विल ऑल्सो टीच यू दैट हाउ डू यू नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कि अभी तक आपने बस पढ़ रहे थे कि ये वाला कंपाउंड, बट आपको नाम नहीं मालूम इसका, ना ही मैंने बताया जानबूझ के। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कैसे नाम देते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, तो वो आपको हम बच्चों कल सिखाएंगे कल के लेक्चर में। सो फॉर टुडेज लेक्चर दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।